गुड आफ्टरनून एवरीवन। 27 दिसंबर 2023 को जो औषधि निर्माण कार्यशाला सांगली वसंतदादा पाटिल महाविद्यालय सांगली यहाँ पर हुई थी, वहाँ पे हमारे कॉलेज की ओर से मैं और प्रथमेश रिप्रेजेंट करने गए थे। तो वहाँ पे जो गेस्ट लेक्चर थे उनमें से थे एक डॉक्टर थे, वो डॉक्टर सुनील इनामदार सर कोल्हापुर से थे। उन्होंने हमें फार्मास्यूटिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ रस औषधि इन क्लिनिकल प्रैक्टिस इस विषय पर गाइड किया था। और दूसरे थे डॉक्टर रविंद्र पाटिल सर, जो कि सोलापुर से थे। उन्होंने हमें फार्मास्यूटिकल मेथोडोलॉजीज इन पांचभौतिक चिकित्सा इस विषय पर गाइड किया था। तो हमने वहाँ जाकर चार चीज़ें मतलब सीखी थी। मतलब पहला था हिंगुलोत्पारक, दूसरा था गुलगुल कल्प, तीसरा था मलहर कल्पना और चौथा था लिप बाम। इन चार चीज़ों को हमें सिखाया गया था और डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए गए थे। तो सबसे पहले है हिंगुलोत्पारक। उससे पहले हम पारक के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो पारक की जो खनिज होते हैं वो दो अवस्था में हमें मिलते हैं, मुक्त अवस्था और मिश्रक अवस्था। मुक्त अवस्था मतलब द्रव अवस्था में जो पारक मिलता है उसे मुक्त अवस्था कहा जाता है, और मिश्रक अवस्था मतलब उसमें और भी कुछ मिश्रण मिले होते हैं, उसी को ओर्स ऑफ मर्क्यूरी भी कहा जाता है। तो हमारे विषय की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हिंगुल। दोस्तों, हिंगुल और हिंगू अलग अलग होता है। हिंगुल जो होता है वो एचजीएस होता है। ये जो हिंगुल है ये पारक का मुख्य खनिज है, और इसमें से लगभग 70 से 85% तक हिंगुल हमें प्राप्त हो सकता है। जो हिंगुल होता है वो रक्त वर्ण का होता है, और इसे पत्थर पर घिसने से लाल रंग की रेशा बन जाती है। यहाँ पे हिंगुल हमने देखने के लिए लिया रखा है, वो आप सब देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये जो है लाल रक्त वर्ण जैसा दिख रहा है, और इसको पत्थर पे घिसने से लाल रंग की रेशा बन जाती है। ये हिंगुल सिंधावर कहा जाता है। तो पारक के प्राप्ति स्थान, तो पारक के प्राप्ति स्थान कुछ है, मतलब पारक हमें कहाँ मिल सकता है। पारक जो होता है वो ज्वालामुखी क्षेत्रों के पास मिलता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ज्वालामुखी के पास ही मिले। तो कुछ द्वीप हमने बताया है। तो उसमें से पहला है अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप और इटली। इन देशों में पारक की प्राप्ति होती है। तो हिंगुलोत्पारक की विधि देख लेते हैं। तो हिंगुलोत्पारक कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हिंगुल जो होता है, हिंगुल को ऐसे खरल में पीस लेते हैं, उसको चूर्ण बना लेते हैं। चूर्ण बनाने के बाद क्या किया जाता है कि उसको नींबू सोरस की भावना दी जाती है। जो हम लोगों को बताया गया था, वहाँ पे उन्होंने 3 बार नींबू सोरस की उसे भावना दी थी। भावना देने के बाद उसे सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद फिर उसे खरल में पीसकर चूर्ण बना लिया जाता है। और चूर्ण बनाने के बाद उसे ऊर्ध्वपातन यंत्र में डालकर उसे शुद्ध पारक की प्राप्ति होती है। तो ये देखिए, ये जो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है इसे ऊर्ध्वपातन यंत्र कहा जाता है। ये नीचे छोटी मटकी लगी होती है, ऊपर बड़ी मटकी है, और ये सलाइन की ड्रिप से मतलब ड्रिप मेंटेन करी जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर का जो टेम्परेचर है वो नीचे वाले मटके से ठंडा रहना चाहिए, इसलिए वो ऊपर पानी की ड्रिप मेंटेन की गई है। आगे भी देखेंगे हम। ये ऊर्ध्वपातन यंत्र है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो मटकी है ये छोटी है, और ये वाली जो मटकी है वो बड़ी है। इसे इस प्रकार से, मतलब ये ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके 2 मुख्य कारण होते हैं कि ऐसा किया जाता है। कि पहला कारण तो ये होता है कि जो इसमें से हिंगुल में से जो पारा ऊपर जाएगा उसको चिपकने के लिए मैक्सिमम सरफेस एरिया मिले, इसलिए ऊपर की मटकी बड़ी होती है। और दूसरा कारण ये होता है कि ऊपर हम पानी की ड्रिप लगाते हैं, वो पानी अगर ये इस पे समान होगा तो ये पानी सीधा यहाँ से इसमें अग्नि पे जाएगा, इसलिए हम ये मटका थोड़ा सा बड़े साइज का लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जो किया हुआ है इसे मात कापड़ बोलते हैं। मतलब ये क्या किया जाता है कि जो छोटा मटका होता है और बड़ा मटका होता है उसके मुंह एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। उसके ऊपर मिट्टी और कपड़े के ऐसे एक से एक 7 लेयर बनाए जाते हैं, इसे मात कापड़ बोलते हैं। इसमें हिंगुल डालने के बाद इस पर मात कापड़ किया जाता है, और फिर इसे अग्नि पर रखते हैं। इस प्रकार से होता है। तो उन्होंने बताया था कि 7 मिनिमम करना चाहिए। अगर उससे कम करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से पारक बाहर जा सकता है, और उससे ज़्यादा करेंगे तो चल जाएगा, मगर वो टाइम वगैरह वेस्ट होने मतलब कर सकते हैं 7 से ज़्यादा भी, पर टाइम की सेविंग के लिए मिनिमम 7 बताया है।
ज़्यादा लगा तो भी नहीं हो सकता था, इसलिए वो जितना कोर्स भरते उतना ही उसको बिल्ड करना। आपने ये जो दो कारण होते उसमें एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। छोटा वाला क्यों? क्योंकि ये जो अग्नि है बड़ा वाला नीचे रखा तो पावर जो जमा होता है वो ऊपर से ज़्यादा उसको सर्विस मिलना चाहिए, इसके लिए वो ऊपर का बड़ा वाला रहता है। और जो अग्नि रहता है वो अग्नि से जो पानी है इसका इधर वो पानी इस पर अग्नि पर उतर है, इसलिए छोटा वाला है। और इसको ये देखिए इसका जो मुंह अंदर जाता है, इस प्रकार से मुंह इसका इसको अच्छी तरह से किया। ये आप देख सकते हैं इसे चूने से मतलब चूने के पानी से इसमें एक कोटिंग कर लिया गया है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके अंदर के जो पोर्स होते हैं वो भर जाने चाहिए, इसलिए इसको चूने से कोटिंग किया जाता है। अच्छी तरह से स्प्रेड करके डालना चाहिए, इकट्ठा डाला उसको अभी ज़्यादा रहेगा, या जो टाइम पे होना चाहिए जो दोनों पावर वो इतना अच्छी तरह से स्टेज सकते हैं। इसका अगर हाइट देखेंगे तो इससे कम है, ज़्यादा है कम है, ये ऑलरेडी अंदर तक यहाँ तक गया है, तो इतना नहीं हो गया, इतना ही ऊपर चलेगा उसके बाद तो कम से कम इसमें वो निकलेगा और ऊपर करके उसको लगेगा। ज़्यादा सर्विस देगा तो ज़्यादा वहाँ पे वो अटैक, राइट। और तीसरी बात ये है वो सर्विस जितना ज़्यादा वहाँ पे एक तो लगता है, आपको लगा हुआ कि लाइन क्यों लगाई हो, तो ये जो होम्योपैथी होने के लिए यही होती है। डब्ल्यू में आप इसमें एक ही पढ़ते हैं, डब्ल्यू से दिखता है कि डब्ल्यू लेकिन होम्योपैथी में डब्ल्यू यही होती है वहाँ पे ऊपर आना जहाँ पे उसको टेम्परेचर में ठंडा रखने के लिए ये क्या लगाया है फिर लगाया। अगर नहीं लगा तो आधा वो होम्योपैथी राइट, जो प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन और कंडेंसेशन जो गुना है उसके लिए कंसेप्ट। अगर सॉफ्टवेयर आपने देखा हो यहाँ पर डिस्टिलेशन तो वो कंटिन्यूस इसलिए वो ठंडा रहता है, क्योंकि जहाँ आपको फूल सॉफ्टवेयर करेगा तो वो फिर कन्वर्ट होकर और फिर वो नीचे वाला अगर सॉफ्टवेयर देखा है तो आप गूगल करके देख सकते। तो यही पहले वाला सॉफ्टवेयर है, पहला सॉफ्टवेयर ये था, उसके ये कंसेप्ट लेके उन्होंने सॉफ्टवेयर था, तो थोड़ा सा एक टेक्निक मॉडिफिकेशन होती है, अदरवाइज कंसेप्ट राइट। जितना ज़्यादा सर्विस रहेगा उतना ज़्यादा ये संधि बंधन का टेक्निक पता है आपको, 7 मार्क का बड़ा करने तो 7 लेयर्स ही 8 लगा दे तो क्या होगा, 8 लगाया तो क्या होगा, 10 लगाया तो क्या होगा, और 2 लगाया तो क्या बाहर और 8 लगाया ठीक है कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी सुविधा के अनुसार 7 तो उसमें टाइम वेस्ट और आगे कुछ ना कुछ तो वेस्टेज ऑफ एवरीथिंग राइट, मैन पावर एंड तो वो अपने केस 7 बोला है तो 7 से हो जाता है ठीक है। तो अभी ये 357 तक अभी हम आप काउंट कर सकते हैं, नीचे ऐसे अंदर नहीं कर सकते क्योंकि किसी को लाइन कुछ नहीं पता, ऐसे अनुभव है, अनुभव के ऊपर ये सब चल रहा है। ये इतने ग्रेट लोग यहाँ पे आए हैं, आज सही में आपका नसीब मेरे को बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि ये जो ऊर्ध्वपतन यंत्र था उसमें जो चूर्ण था उसको पहले से चूने से लिफ्ट कर लिया गया था, चूने का एक आवरण बनाया गया था, फिर उसमें जो चूर्ण हमने हिंगुल का बनाया था उसको जो छोटी वाली मटकी है उसमें फैला कर उसको मात कपड़ करके ऊर्ध्वपतन यंत्र तैयार कर लिया गया था। और फिर उन्होंने 220 ग्राम हिंगुल लिया था और उन्होंने टाइम कैलकुलेट किया था और उसके हिसाब से उन्होंने 6 आवर्स बाद ये जो है वो ये उन्होंने पहले ही बनाकर रखा था। कैसा होता है कि अगर हमने ऊर्ध्वपतन यंत्रों को अग्नि दी तो उसे हम तुरंत 6 घंटे बाद नहीं खोल सकते, उसको स्वांशित होने देना है। स्वांशित मतलब क्या, उसको खुद से ठंडा होने के लिए पूरा टाइम देना है, मतलब ऐसा नहीं कि कर दिया और जल्दी से खोल रहे हैं, उसको पूरा टाइम देने के बाद ये उन्होंने पहले ही बना के रखा था, उसको ये खोल के दिखा रहे हैं।
ये देखिए, ये हाथ कपड़े की लेयर को वो लोग काट रहे हैं। सिविल ड्रेस कटिंग की लाइन में करना जरूरी है, तो आप एक देख सकते हैं कितना समय लग रहा है, इससे पता लगता है कि ये हाथ कपड़े कितनी अच्छी तरह से किया गया है, जल्दी नहीं खुल रहा। जो बीच में गैप है उसको फिलअप कुछ नहीं किया था, उसको एक जो अंदर आ सकता था उसको निकाल दिया। यहाँ पे देखो सर, भारत के छोटे छोटे पूरे शाइनी पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ओके, ये जो पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये सल्फर है। ये GSP का जो सल्फर है वो ऐसे पीले स्वरूप में वहाँ पे साइड में मिलता है। और अंदर देखिए उन्होंने दिखाया है कि जो अंदर हिंगुल था वो पूरी तरह से ऊपर उसका मतलब थोड़ा सा ही शायद शेष रह गया था। देखिए अंदर दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से पूरा हिंगुल छोटी मटकी में से ऊपर वाली मटकी में डिपॉजिट हो जाता है। छोटे छोटे पारंपरिक कण दिखाई दे रहे हैं। ये जो उन्होंने क्या किया है कि इस पारक को कनेक्ट करने के लिए जो नारियल की छाल होती है उसको काट कर ब्रश जैसा बना लिया है। और जो ये साइड से है ये पूरा कलेक्ट करना है। अंदर तो होता ही है, पर ये जो एज जैसा दिख रहा है ये भी पारद ही है। इसको पूरी तरह से कलेक्ट करना है उस ब्रश की मदद से। देख लीजिए वीडियो में आगे दिखा रहे हैं। इस पारक को पूरे अंदर ढकेलना है। आखिर में क्या किया गया कि कपड़ा लिया गया बर्तन में और जो ऐश कलेक्ट कर ली गई थी उस पूरी ऐश को उस कपड़े में ट्रांसफर कर देना है। और ट्रांसफर करने के बाद अगर हम कपड़े को ऐसे छानेंगे तो उसमें से प्योर जो पारद होगा वो नीचे हमें इस बर्तन में मिलेगा।
इस प्रकार से हिंगुल से पारद की प्राप्ति होती है। और एक जो बताना चाहूँगा मैं कि डमरू यंत्र में और इस ऊर्ध्वपातन यंत्र में डिफरेंस क्या है। तो डमरू यंत्र में क्या होता है कि ऊपर से टेम्परेचर ठंडा नहीं रखा जाता, क्योंकि ऊर्ध्वपातन यंत्र में क्या होता है कि ऊपर से कपड़ा रखकर ड्रिप मेंटेन की जाती है, जिससे कि ऊपर के सरफेस का टेम्परेचर जो होता है वो नीचे के सरफेस से एकदम ठंडा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आज के मतलब अभी मॉडर्न में हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि नीचे का टेम्परेचर कितना है, ऊपर का टेम्परेचर कितना है। तो उसके लिए उन्होंने कपल थर्मोमीटर करके था, उससे हमने टेम्परेचर मेजर किया था, बेस का टेम्परेचर और ऊपर वाले भट्टी का टेम्परेचर। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट जो कि बुलबुल कल्प है। बुलबुल का जो लैटिन नेम होता है वो होता है कोनिफेरा मुकुल। उत्पत्ति स्थान मतलब कहाँ का बुलबुल पाया जाता है, सिंध, राजपूताना, खानदेश, मैसूर, काठीवाड़, बेलारी इत्यादि प्रदेशों में जो होता है बुलबुल हमें मिलता है। ये देखिए बुलबुल यहाँ पे रखा है, वो जो पैकेट में है वो अशुद्ध बुलबुल है, ये भी अशुद्ध बुलबुल है। अशुद्ध बुलबुल के वैसे स्टोन्स जैसा रहता है, देख लीजिए आप। तो बुलबुल की शुद्धि करनी चाहिए, पहले हम उसको मेडिसिन में इस्तेमाल करने से पहले उसकी हम शुद्धि करते हैं। तो शुद्धि किन किन चीज़ों में करते हैं, तो शुद्धि हम उसकी त्रिफलापात में करते हैं, जल में करते हैं, गोमूत्र में करते हैं, दशमूलपात में करते हैं, दूध में करते हैं, दूध में करते हैं, इत्यादि द्रव्य में करते हैं। तो आप एक कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से इसमें सिद्धि करनी है, तो वो अपने ऊपर होता है कि हम उसे किस चीज़ में इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर वात रोग में इस्तेमाल करने वाले हैं तो दशमूलपात के साथ सबसे बेस्ट रहता है। दशमूलपात के साथ अगर हम सिद्धि करेंगे तो वो वात रोगों में सबसे ज़्यादा असरदार होगा। और जनरली हम जो करते हैं सिद्धि वो त्रिफलापात में करते हैं। ये देखिए, ये जो अशुद्ध बुलबुल होता है इसको त्रिफलापात में ऐसे डाला जाता है और पूरा पिघला लिया जाता है। त्रिफलापात में गर्म होने के बाद ये पूरा पिघल जाता है उसमें। देखिए इस तरह से। त्रिफलापात में मिला हुआ बुलबुल है उसमें क्या होता है कि भौतिक अशुद्धि रहती है, जैसे कि कंकड़ वगैरह, कुछ भी पेट की छाल वगैरह कुछ भी रह सकता है। इसलिए क्या करना है, जो त्रिफलापात में मिला हुआ बुलबुल है वहाँ पे बुलबुल गर्म किया हुआ होता है, तो उसको छानने के लिए ऐसे क्लॉथ जो होता है वैसे बर्तन पर बांधा जाता है और उसमें फिर गर्म जो बुलबुल होगा उसको पोर किया जाएगा। ऐसे क्लॉथ को बांध देना है उसपे बर्तन पे। बुलबुल का कैसा होता है दोस्तों, अगर वो त्रिफलापात में मिक्स है और उसको हम पोर करते हैं तो हमने गंधक शोधन में जैसे देखा था कि अगर हम फास्ट नहीं करेंगे तो ऊपर पूरा वो मतलब फंस जाता है,
वैसे ही इसका भी गूगल का है, ये भी स्टिकी होता है। अगर हम इसे इस प्रोसीजर को फास्ट नहीं करेंगे तो ये पूरा इस पे चिपक जाता है। ऐसा नाम हो इसलिए डालना है। ये छिद्र जो है उनको ओपन करने के लिए दूसरा एक बात, यूजुअली जो काढ़ा बनाने के बाद निकाड़ा आता है, उसी तरीके को फिर से 8 गुना पानी डाल के जो किया जाता है उसे निकाड़ा बोलते हैं, निकाड़ा हम यूज करते हैं। कि आज जो है आगे प्रोसेस करने वाला जो ऑक्सफोर्ड का पात है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि बाकी में दूसरा द्रव्य इसमें ना आए। कभी कभी हो सकता है गर्म पानी में डाला जा सकता है, लेकिन जितना पानी डालेंगे उतना उसको फिर से अवलेह अवस्था में लेके जाने के लिए उसका उतना टाइम लगेगा। तो इसके छिद्र जो है उनको काढ़ा बनाने के बाद निकाड़ा बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड का पात है उसको हम इस्तेमाल करें, तो फिर से अवलेह अवस्था में लेके इसका आधा पोर्शन हमने दूध से किया है, आधे को नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे क्या किया है कि उन्होंने एक प्लेट ली थी उसको स्टीयर करने के लिए और उस पर दूध लगाया था, क्योंकि अगर दूध नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि दूध जो होगा वो प्लेट पर चिपक जाएगा। इसलिए आधे पार्ट पर दूध लगाया था और आधा पार्ट पकड़ने के लिए उस पर दूध नहीं लगाया था इस प्लेट को, और इस प्लेट की मदद से वो जो गुड़ का पात होगा उसको स्टीयर करना होता है फास्ट करके। यहाँ पे दिखाया गया है इस प्लेट को आधा दूध लगाया गया है और आधे पार्ट में नहीं लगाया गया है, और ये ट्रिपल आप कुकुल है, अशुद्ध कुकुल। देखिए इसको कंटिन्यूस स्टीयर करना रहता है वरना ये इस पोर्स पे जाकर फंस जाता है। फंस रहा है यहाँ पे, इसको निकालने के लिए वापस काढ़ा, गरम काढ़ा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे किया है देख लिया मतलब ये उसी का इसको भौतिक शुद्धि बोल सकते हैं, क्योंकि अशुद्ध, ये अशुद्ध भौतिक अशुद्धियाँ जो है वो निकालनी है, इसको मेडिसिन में नहीं लेना है। कपड़े के ऊपर जो मिल रही है वो हमें अशुद्धि मिल रही है। ये जो है चिपका हुआ ये भी गुगुल है, इसको क्लीन करके लेना है, मेडिसिन में लेना है, उसको वेस्ट नहीं जाना है। तो उसके लिए जितना जितना आप ये करेंगे हटाने पर कैसे निकल रहे हैं कोर्स में से, कोर्स का जो ऊपर चिपका है वो निकल रहा है। गरम काढ़ा करना होता है। उसके बाद
बाद क्या किया जाता है, जो भी बर्तन में जो गुल मिलेगा उसको वापस उसमें से क्वाथ इवेपोरेट किया जाता है, उसको अग्नि दी जाती है और क्वाथ इवेपोरेट किया जाता है, फिर हमें इस प्रकार से कुछ मिल जाता है। ये जो है वो शुद्ध गुल है, इसके लक्षण होते हैं देखिए। अगर बर्तन में ऐसे करेंगे तो इसके 2 हाथ होने चाहिए। गुल की शुद्धि कर ली, अब उसको उसमें क्या करना होता है कि गुल में कुछ प्रक्षेप द्रव्य डाले जाते हैं। प्रक्षेप द्रव्य मतलब औषधि द्रव्य, उसके गुण बढ़ाने के लिए उसमें उसकी गोलियां बनानी होती है, इसलिए उसमें प्रक्षेप द्रव्य डाले जाते हैं। वो देखिए प्रक्षेप द्रव्य उसमें ये 3 चीजें बताई एक्चुअली इंटरव्यूटी, रेडियोटी और प्लाज्मा। तो हर एक के ऊपर इंटरव्यूटी इंजेक्शन करके ये तो काम हो गया है, तो प्रक्षेप डालने की व्यवस्था नहीं ये आंसर क्या है? काढा तयार केला आपण ते गुळ त्याच्यामध्ये मिक्स करून ठेवलं रात्री काढ आज सकाळी पुन्हा थोडासा गरम केला लागली लावली तो शुद्ध गुळ मिळाला लिक्विड फॉर्म त्याच्यामध्ये गुळचा काढा केला तो मिक्स केला वॉटर कंटेंट जर व्यवस्थित झालं अभी जो वेगळा है क्या है उसको गुड़ और गोशु का जो भी स्टैक है वो उससे राइट तो ये अभी रेडी है फॉलो करने के लिए बिजनेस बिल्ड आता आपण काय करतो रेडी करू शकतो हे झालं की अशी कन्सिस्टन्सी आहे कनेक्शन दिसतो गोळीचा द्यायचा गोळ्याचा द्यायचा मुलाचा द्यायचा हा ठीक आहे तो जो प्रक्षेप होता है उसको मिक्सिंग की एक प्रोसीजर होती है, उसको ऐसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। उसको क्या किया जाता है कि यहाँ पे गुल है और उन्होंने बैम्बू का इस्तेमाल किया था और बैम्बू का जो पार्ट इस बर्तन में जाने वाला है उसको दूध से लिप्त कर दिया गया था, क्योंकि गुल उस पर चिपकना नहीं चाहिए, इसलिए दूध लगाया जाता है। और प्रक्षेप द्रव्य डालते हुए, प्रक्षेप द्रव्य मतलब औषधि द्रव्य जो भी होते हैं वो चूर्ण होता है, वो डालते हुए उसको कंटिन्यूस स्टीयरिंग किया जाता है। और स्टीयरिंग कब तक किया जाता है कि जब तक वो जो गुल होता है उसकी हम गोलियां ना बना सके, वैसी कंसिस्टेंसी का ना हो जाए, तब तक उसमें प्रक्षेप द्रव्य मिलाते रहना है। देखिए दूध लगाया जा रहा है उसमें। प्रक्षेप द्रव्य उसमें मिलाया जाता है, मतलब प्रक्षेप द्रव्य मतलब चूर्ण औषधि चूर्ण। इस स्टीयरिंग टेक्निक आप देखिए ये अलग है, मतलब एक हाथ से डायरेक्शन दी जाती है और एक हाथ से पावर लगाई जाती है। ये अभी क्वांटिटी ज़्यादा वो ताकत वाले काम
करने में आसान लग रहा है पर उतना आसान है नहीं, हमने करके देखा है। जितना प्रक्षेप द्रव्य बढ़ता जाएगा उतनी ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। रेशो इसके समूह का काम कर सकते हैं, ऐसा एक आइडिया है। किसी किसी कॉम्बिनेशन में जितना पूरे उसके डबल प्रक्षेप द्रव्य। That depends on consistency उनकी ऑब्लेंस कंडीशन जो हमने लाई है वो अगर ज़्यादा ढीला है तो प्रक्षेप द्रव्य ज़्यादा लगेगा। ओके, जैसे मिक्स करते जाएंगे फिर से पूरा कलर इसका काला हो जाएगा। ये सब कैसे ठीक बन जाता है, इसमें प्रक्षेप द्रव्य डालते डालते मिक्स करते करते ऐसे इस कंसिस्टेंसी का बन जाता है। रुद्रभस आसनावरती आपण शरीरातलं अतिरिक्त आणि दुष्ट क्लेम नाहीसा करा। रुद्रवर काय त्यामुळे रुद्रभस आसनावरती त्याच्या माध्यमातून असणाऱ्या सगळ्या क्लेदाच्या गोष्टी ज्या आहेत आपल्याला याचा वापर करतो इंडियामध्ये ये जो गोले दिख रहे हैं वो इसे प्रक्षेप द्रव्य मिलाने के बाद ये ऐसे गोले बनाए गए उन्होंने और इसकी फिर हाथ पर गुद लगाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां हमें जितने क्वांटिटी की चाहिए वैसे गोलियां बना लेनी होती है। यही था गूगल कल्पों के बारे में। आता आपण इंग्रज कारक आणि भूगोल कल्पना बघितली, त्यानंतर आपण बघणार आहे मलहर कल्पना। मलहर म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे का कोणाला? मलहर म्हणजे काय? मलहर म्हणजे साध्या भाषेत मलम किंवा ऑइंटमेंट क्रीम वगैरे लावतो आपण, ते एक्सटर्नल यूज। त्यामध्ये पहिले आपण बघणार आहे सर्जरस मलहर। नहीं वाटले क्वांटिटी वाटले तीन चीजें लगती है, चार चीजें, टोटल चार चीजें लगती है। उसमें से पहले लगता है वो ऑयल, ओके। सेकंड थिंग इज राड, राड जो हमने पढ़ी होगी। और थर्ड चीज देते हैं विक्सन का, विक्सन। और चौथी चीज जो है वो है पानी, 4 to 5 लीटर पानी लगता है, ओके। मलहर कल्पना सबसे इजी कल्पना है जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जो है रक्तवर्णन, जैसे कृष्णवर्ण जो रहते हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ओके। इसमें फर्स्ट वर्ण में हम सर्जरस मलहर या तो सही मलहर इस्तेमाल नहीं करते। मलहर कल्पना में जो लगता है वो टिल अभी हमने दिया है 125 ml
तो अपना जो वेरिफिकेशन रहता है वो रहता है ऑयल में। ऑयल में अगर हम पढ़ेंगे आधा एक मतलब पढ़ेंगे तो उसमें वेरिफिकेशन है, उसमें ऑयल में ऑयल अलग अलग घटक द्रव्यों से सिद्ध किया है। ऑयल चेंज किया तो उसका कार्य चेंज होता है, उसका कार्य बढ़ता है। ओके, बेसिक चार चीजों से बनता है ऑयल, राख, बेसिन और पानी। प्रोसीजर बाद में सरांनी सांगितल्याप्रमाणे या मलर कल्पना बनवण्यासाठी 4 द्रव्य लागतात। तेल, राळाला सर्जरच म्हणतात। त्यानंतर भीमसेन कापूर, सगळ्यात श्रेष्ठ कापूर ते जे आपल्याला फाईन पावडर लिहायचे, फाईन करून घ्यायचे तो। त्यानंतर पाणी, तेल, त्यानंतर राळ पावडर, भीमसेन कापूर आणि पाणी, हे 4 घटक आहेत फक्त। चार एक तेल, तेल किंवा सिद्ध केलेलं कुठलेही तेल सिद्ध आपल्याला कशाला करायचं विचार करून हे डोक्याचा वापर करून आपल्याला ज्या गोष्टीसाठी बनवायचं आहे, जे ब्लड आपल्याला रोपण करायचं आहे त्यासाठी बनवायचं आपल्याला तेल। मग आता आपण सराई इथे बनवलेलं तेल वापरू, त्याच्यामध्ये जीवनती, कार्बोहायड्रेट, पाषाण तेल आणि असे 4 घटक द्रव्याचं असलेलं तेल आपण वापरायचं। त्यासोबत लागणारी राळ, सराईचं सांगितलं राळ, आणि दुसरं घटक जे आहे ते भीमसेन कापूर, जो आपण एकदम बारीक करून घेतला। राळ देखील आपण बारीक करून वस्त्र गाळ करून घेतली आहे, अगदी वस्त्र गाळ पूर्ण बारीक पाहिजे। मला बनवत असताना काळजी काय घ्यायची की ते एकदम सॉफ्ट असलं पाहिजे, होण्यासारखं एकदम सॉफ्ट असलं। त्याचं खडे किंवा त्याचं काय राहिलं तर ते ब्लडला अजून त्रास देईल, पाईलसाठी ब्लड लागताना आपल्याला अजून त्रास देईल। त्यामुळे ह्या दोन्ही गोष्टी एकदम सॉफ्ट असल्या पाहिजे, एकदम फाईन असतात। आणि चौथी गोष्ट आहे पाणी। आपण या पातळीमध्ये 5 ते 6 लिटर वजनी पाणी घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही पाणी आता आपल्याला पहिल्या सर्वप्रथम काय करायचं तर पहिला भांडं तापवून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। त्यात पाण्याचा अंश कुठलाही राहता कामा नये, पाण्याचा अंश जरा न राहता आपल्याला त्या गरम झालेल्या पाण्यामध्ये तेल टाकायचं। त्यानंतर पातेल्यात पहिल्यांदा तेल टाकायचं, त्यात पहिलं कुठलं पाणी असण्यासाठी पाणी नसायला पाहिजे। तेल आपल्याला कडक तापवून घ्यायचं आहे, कडक तेल का कडक तापवून घ्यायचं तर आपल्याला कडक तापवून घ्यायचं। तेल कडक तापल्यानंतर ग्लास डायरेक्ट तेलावरती टाकायचे आहे का तर नाही, तेल पहिला आपण बाजूला काढून घ्यायचं, गॅस बंद करायचं। तेल कडक केलं आपल्याला गॅस बंद करायचा, पातेल्यात तरी काढून घ्यायचं आणि मग राळ टाकायचं, जेणेकरून ती राळ डायरेक्ट टाकली तर ती जळेल, पूर्ण जळून जातं, जळून त्याला काय राहत नाही, थोडं वेळ लागतं जळून जातं। त्यामुळे गॅस पहिला बंद करायचा, तेल खाली घ्यायचं आणि मगच त्यात राळ टाकायची। ओके, वापरून झालेलं राळ मिसळल्यानंतर ते वस्त्रगाळ करून पाण्यामध्ये सोडतात आणि नंतर मग पुढे काय करायचं ते सांगितलं। तर सरांनी सांगितलेल्या या गोष्टींमध्ये भीमसेन कापूरचा रोल जो होता तो ॲज अ प्रिझर्वेटिव्ह प्लस सुथिंग आहे। भीमसेन कापूर सुराच्या आपण म्हणतो गुण काय आहे तर भीमसेन हा शीत गुणाचा आहे। हे औषध मलम जे आहे हे आत्महारू प्राधान्य औषध, त्यामुळे याचा जो मूल आहे तो व्रण घालवण्यासाठी म्हणजे त्याचं क्लिनिंग होण्यासाठीचं मेन काम करतो। प्लस तिथे देह महामंडळाची विषय आहे, म्हणजे बर्नसारखे गुण आहे, पाईलसारखी दाहासारखे जन्म आहे, त्याच्यामध्ये तिथे आत्महारू प्राधान्य औषध जातं, त्यामध्ये शीत करतो, थंड करतो आणि तिथलं आता तेल आपण टाकलेलं आहे 25 ग्रॅम राळ घेतली, तेल तापलेलं असेल त्याच्यामध्ये राळ मिक्स करायची, 125 ml आहे राळ। आता उतरला पाहिजे, गेला पाहिजे, एकत्र सामने झाला पाहिजे तेल आणि राळ। कुठेही यात गाठी राहिलेलं नाही आहे, तेल आणि राळ एकत्र झालेला आहे। ओके,
जरी आता ते काय करायचं, त्याला पातेल्यात पाणी घेतलं असते ना, त्याला कापड बांधून ते काढून घ्यायचं, ते राळ आणि तेल. त्या काय गाठी राहिल्या असतील किंवा जळला असेल काळ तर ती खाली उतरवू नये पाण्यात म्हणून. तेल आणि पाण्याने ते मिक्स करण्यामध्ये भरपूर वेळ जातो आणि जेव्हा एक गोष्ट गरम असेल आणि एक गोष्ट थंड असेल त्यामुळे कारण आपको बोलू त्यानंतर पाण्यात असं दिसते, ते गाळल्यानंतर असं दिसते. ते आपण त्यानंतर कणिक कशी मळतो आपण चपाती करायसाठी, त्याप्रमाणे हातानं त्याला मळून घ्यायचं असतं. साधारणतः 6 ते 8 तास असं त्याला मळायचं. आणि इतर गोष्टी होऊन असेल जळलं त्यानंतर सुद्धा होते, ते कणकेनं तयार होते. आता एका काढून टाकणार आहोत, पण त्याची प्रोसेस म्हणजे सिद्ध येतं. एखादा दिवस किंवा एखादा दिवस एकत्र करून काढून पण एखाद्या बाजूला करून काढून बनवून असं त्याचा पण तो पाण्याचा अंश असल्यामुळे त्यानंतर साधारणतः 6 ते 8 तास असं कणकेनं मळायचं असं. ते 8 तास मळल्यानंतर असं त्यानंतर त्यात भीमसेन कापूरचे फाईन पावडर ते ॲड करायची त्यानंतर वरून. त्यानंतर मग ते साईडला थोडं टिल करून ठेवायचं, त्यात पाणी जाण्यासाठी टिल करून ठेवायचं थोडं, आणि मग आपला मलम तयार होतो. त्याला सर्जरस मलम म्हणतात. राळ यूज करतात, राळ. आता याचा यूज कुठं होतो, बेस्ट मॉइश्चरायझर, स्किन फंगल इन्फेक्शन वगैरे असतं त्यासाठी, किंवा व्रण एखादी जागा जखम जर भरणारी नसली एखादी तर ती क्युअर करण्यासाठी. त्यानंतर अर्श मुलगा यासाठी उपयोग होते. त्यानंतर आपण दुसरं प्रकार आहे लिप बाम. आपल्याला किती जण लिप बाम यूज करतात जास्त करून. लिप बामची प्रोसिजर. लिपासाठी लागणार की मला सांगितलं तसं B-Wax लिप बाम बनवण्यासाठी 3 घटक लागतात. वरणे तेल, B-Wax आणि शिया बटर. यातलं वरणे तेल हे मार्केटमध्ये पण अवेलेबल आहे, आणि इथं आपल्या रस्ता आहे, इथं सरांनी सांगितल्याप्रमाणे वरणे तेल बनवलेलं आहे. रस्ता आहे वरणे तेल, त्यानंतर B-Wax आणि त्यानंतर शिया बटर. 3 घटक लागतात. प्रोसिजर बघा. आता लिपासाठी लागणार की मला सांगितलं तसं B-Wax शिया बटर आणि ऑइल.
ऑइल टाकण्यासाठी आपण वरणामध्ये सगळं आपण ऑइल वापरलं आहे. सारी वापरली लक्षात ओके. आता लिप बाम बनवण्याची प्रोसेस. 2 पातेली घ्यायची. एका पातेल्यामध्ये आपण बी वॅक्स मेल्ट करायला ठेवायचा. दुसऱ्या पातेल्यामध्ये शिया बटर आणि ऑइल. हे ऑइल आपण 30 ग्रॅम घेतलेलं आहे. शिया बटर जे आहे 5 ग्रॅम घेतलेलं आहे आणि बी वॅक्स जे घेतलेलं आहे 15 ग्रॅम घेतलेलं आहे. 2 पातेले घ्यायचे. एकामध्ये साईडला पी वॅक्स गरम करायचं आणि दुसऱ्यामध्ये वरणे तेल आणि शिया बटर हे गरम करायचं. तिसऱ्या ऑइल 15 ग्रॅम बी वॅक्स आणि 5 ग्रॅम शिया बटर. ओके. तर आपण 2 पातेले घेतो. एका पातेल्यामध्ये आपण बी वॅक्स घेतो, ते बाजूला मेल्ट करायला ठेवतो. तसंच बीटीमध्ये आपण ऑइल आणि शिया बटर एकत्र करून ते मेल्ट करायला ठेवतो. दोन्ही गरम करून मेल्ट करून घ्यायचे. जसं एक प्लेट जर आहे मेल्ट व्हायला चालू होतं. प्रथम काय करायचं, लिप बाम बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिली गोष्ट जी असते, जो कंटेनर आपण त्याच्यात फिल करणार आहोत, त्याच्यात फिल करणार आहोत, त्या कंटेनरची कॅप्स ओपन करून ठेवायचे. आपण मिक्सर बाजूचे कॅप सगळे ओपन करून ठेवलेले आहेत. का? कारण ते गरम असतानाच भरायला लागतं. हे का? ते आपण ते पहिल्यांदा गरम करणार आहे आणि लगेच ते मिक्स केलं की कंटेनरचे पहिल्यांदा जे कॅप्स असतात ते ओपन करून ठेवायचे. कारण तो जो तयार झालेला असते तो पटकन गरम मसाला होतायचा आहे, कारण तो परत घट्ट होतो. तर सॉलिडिफाय करायचं होतं. एक मिनिट आता बस. एका पातेल्यामध्ये बी वॅक्स गरम केला आहे आणि दुसऱ्या पातेल्यामध्ये शिया बटर आणि वरणे तेल गरम केलं होतं आणि बी वॅक्स त्यानंतर त्या बोलायचं गरम केलं. आणि गरम असतानाच कंटेनरमध्ये फिल करायचं. यात आपण कुठलाही कलर किंवा प्रिझर्वेटिव्ह टाकलेलं नाही. प्रिझर्वेटिव्ह का नाही टाकलं यात आपण? काय का नाही टाकलं? बरोबर, हे ऑइल बेस मध्ये आहे ऑलरेडी. ओके. त्यामुळे याला प्रिझर्वेटिव्हची काही गरज भासत नाही. पण जेव्हा आपण मोठी बॅच बनवत असतो, खूप मोठी बॅच बनवत असतो, त्यावेळी आपण टाकू शकतो. पण हे फक्त ऑइल बेस असल्यामुळे